सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो न्यू फार्मूला सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मूलास ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो चलिए देखते हैं विच आर द फार्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। तो जो सबसे पहला हमारा फार्मूला है दैट इज रिलेटेड टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, यानी एक नॉर्मल प्रेशर का हमें यहाँ पर फॉर्मूला देखना है, राइट। जो कि आप ऑलरेडी जानते हो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका जनरल फॉर्मूला है प्रेशर पी, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। बट लिक्विड के केस में आपको बस एक चीज़ का याद रखना है कि लिक्विड जो किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगाता है वो कैसा है, परपेंडिकुलर। सो बेसिकली इट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, रिलेटेड टू प्रेशर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट की। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो देखो यूनिट क्या होगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका जो एस आई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका एक दूसरा भी यूनिट है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पास्कल, राइट। शॉर्ट में हम इसे पी ए लिख सकते हैं, ओके। वहीं अगर मैं इसके सी जी एस यूनिट की बात करूँ तो सी जी एस यूनिट क्या होता है, तो यू विल राइट एंड सी जी एस यूनिट। तो इसका जो सी जी एस यूनिट होता है दैट इज़ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज न्यूटन का क्या बनेगा, डाइन, और मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, समटाइम्स अब ये होगा कि जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हो तो कई बार आपको ना फोर्स डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। तो याद रखना है कि फोर्स को हम कभी भी mg लिख सकते हैं। ये सिर्फ इस फॉर्मूले के लिए नहीं है, किसी भी फॉर्मूले के लिए वैलिड है जहाँ पर फोर्स गिवन हो। एंड अगर एरिया नहीं दिया है तो फिर हम एरिया को डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस ले सकते हैं। मान लो कि अगर कोई सर्कुलर एरिया है तो फिर वहाँ पर एरिया को हम किससे लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। देन अवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। अब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का यहाँ पर मतलब क्या है कि मान लो आपने क्या किया, एक ग्लास पानी ले लिया या एक बॉटल पानी ले लिया, तो उस पानी की वजह से उसके बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का एक जनरल सा फॉर्मूला होता है दैट इज पी इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है। इन सब का डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में कराया हुआ है, तो डिटेल में आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैं फॉर्मूला डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इस बात का आप याद रखना। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू एच रो जी। यहाँ पर H का मतलब आ जाता है हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। जैसे कि आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल एक डैम है और डैम में बहुत ऊपर तक पानी भरा है, तो डेफिनेट सी बात है उनकी वॉल पे नीचे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। वहीं अगर मान लो कम हाइट तक पानी भरा है तो नीचे कम प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, राइट। तो दिस इज़ द कंडीशन व्हेन लिड इज़ क्लोज्ड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिड क्लोज का मतलब क्या है, जैसे कि मैं मान लो कि एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है, और इस कंटेनर में मैंने इस तरीके से फ्लूइड भर दिया। तो अगर मैंने कंटेनर को क्लोज रखा है तो यहाँ पर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोल में नहीं आएगा। तो अब जो प्रेशर बॉटम पे लगेगा इस पूरे लिक्विड की वजह से दैट इज़ गिवन बाई एच रो जी। अब मैं मान लो क्या करता हूँ, इसी कंटेनर के ढक्कन को ओपन कर देता हूँ। अब अगर मैंने कंटेनर का ढक्कन ओपन कर दिया तो आप देखोगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रोल में आ जाएगा, और नीचे जो प्रेशर अब जो लग रहा होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। क्या बनेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी। तो ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है व्हेन द लिड इज़ ओपन, ठीक है। यानी कि जब ढक्कन क्या हो, खुला हुआ हो या पानी खुला हुआ हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बिकॉज ओशन के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे, रिवर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दे, तो फिर वहाँ पर आप ढक्कन थोड़ा ना देखोगे, राइट। तो वहाँ पर ये देखना है कि वो ओपन है। तो जब ओपन रहेगा तो P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एच रो जी, और जब वो ढक्कन बंद होगा देन इन दैट केस यू हैव टू यूज़ एच रो जी। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप जान लो, P का मतलब प्रेशर है, H का मतलब क्या है, हाइट। H का मतलब क्या है, हाइट। जैसे कि आप ये कंटेनर में देख रहे हो H हाइट तक पानी भरा हुआ है, राइट। तो H इज़ फॉर योर हाइट। जबकि रो का मतलब क्या है, डेंसिटी। अच्छा, वाटर की जो आइडियल डेंसिटी होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो कई बार अगर गिवन न्यूमेरिकल में नहीं दिया हो तो ये वैल्यू को याद रखना, 1000 को नॉर्मली 10⁻³ भी लिख सकते हैं, ठीक है। G की वैल्यू आप जानते हो दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डन। और वहीं पर जो पी नॉट है, बेसिकली पी नॉट को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना है पी नॉट का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, कई बार ऐसा होगा क्वेश्चन में जो पी नॉट की वैल्यू आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग इज, लेट से मैं बोल देता हूँ 2 atm। तो यहाँ पर 2 atm का मतलब क्या हो गया, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसे आपको नॉर्मल प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए याद रखना है कि 1 atm, क्या याद रखना है कि 1 atm की जो वैल्यू होती है
दैट इज़ 1 ATM, इट इज़ इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। तो मान लो अगर आपको 2 ATM का निकालना है तो 2 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। कहीं कहीं पर राउंड फिगर हम इस वैल्यू को 1 इंटू 10⁵ पास्कल या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूज़ कर लेते हैं। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू पास्कल्स लॉ। जैसे कि हमने पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन थियरी में पढ़े हैं कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, और इसके एप्लीकेशन में एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, राइट, और दोनों सिमिलर प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक ही फॉर्मूला है जो आपको याद रखना, वो क्या है देखो, दैट इज F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। तो मोस्टली इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको ये पूछा जाता है कि भाई अगर इनपुट पिस्टन में इतना फोर्स लग रहा है तो बताओ आउटपुट पिस्टन में कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पर A1 का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इनपुट पिस्टन। जैसे कि आप ये ऑलरेडी बात जानते हो कि इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, राइट, और उससे कनेक्टेड एक दूसरा सिलेंडर रखते हैं। दूसरे वाले सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा होता है। इसका लेट से क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और वहीं पर हम देखते हैं कि ये यहाँ पर पिस्टन लगा है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा है, राइट। तो इस वाले पिस्टन पे हम नीचे की तरफ F1 फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो ये वाला पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है बाई फोर्स F2। डन। अच्छा, यहाँ से ये लिक्विड ऐसे फ्लो करता है। ओके नाउ, तो ये जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले में मोस्टली आपको F2 फोर्स पूछते हैं, तो F2 फोर्स के लिए इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो कि F2 इज इक्वल टू, यू कैन राइट F1 मल्टीप्लाइड बाई A2 अपॉन, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, A1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो अगर उसने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आउटपुट पिस्टन, ठीक है। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको एरिया गिवन नहीं होगा, तो इफ़ एरिया इज़ नॉट गिवन तो याद रखना है कि एरिया का जो जनरल फॉर्मूला है वो मैंने क्या बताया आपको, πr²। तो फिर आप एरिया की जगह पर πr² यूज़ कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका फिर फॉर्मूला बनेगा उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज़ F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाइड बाई πr2 का स्क्वायर अपॉन πr1 का स्क्वायर, और पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले का यूटिलाइज कर सकते हो। याद रखना है कि अगेन अगर F ना दिया हो तो आप F को mg से रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, एक अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो देखो, जनरल यूनिट आपको पता ही है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वहीं एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फोर्स के टाइप्स बदलने से या किसी भी फॉर्मूले के मॉडिफाई होने से, टाइप बदलने से उसका यूनिट एंड डायमेंशन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। देखो, सरफेस टेंशन का एक जनरल फॉर्मूला है जो हमारे पास गिवन है। सरफेस टेंशन को पहले तो आप ये समझ लो कि इसे हम T से डिनोट करते हैं, और सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है T दैट इज इक्वल टू F/L होता है, ठीक है। अब देखो, बहुत लेस चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है, कि आपको फोर्स दे दिया जाए और L दे दिया जाए, बोलेगा कि टेंशन निकालो। वहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि कोई सर्कुलर लूप होगी, रेक्टेंगुलर लूप होगी एंड सो ऑन। तो अगर मान लो सर्कुलर लूप है तो फिर वहाँ पर L की वैल्यू को आपको क्या लिखना होगा, 2πr मेंशन करना होगा। अगर मैं सरफेस टेंशन की यूनिट की बात करूँ, देखो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है, तो आप लिखोगे SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो SI यूनिट ऑफ T इज, देखो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, तो आप लिख लोगे न्यूटन, और लेंथ का क्या होता है, मीटर, तो इसका SI यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर। वहीं अगर मैं इसके CGS यूनिट की बात करूँ तो आप बोलोगे कि CGS यूनिट ऑफ T इज, ये हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से मैंने इसका SI यूनिट भी बता दिया और CGS यूनिट भी बता दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ठीक है। यहाँ से कई सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं, और ये फॉर्मूले हमें न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में एंट्रेंस में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो के फॉर्म में। तो देखो, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, जैसे कि आप जानते हो सरफेस एनर्जी को हम DW से डिनोट करते हैं और सरफेस टेंशन को T से डिनोट करते हैं। तो जो फॉर्मूला हमें मिलता है इनके रिलेशन का, दैट इज DW इज इक्वल टू TDA। क्या है, DW इज इक्वल टू TDA। यहाँ पर जो DA है, बेसिकली DA का मतलब होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। क्या कहते हैं इसको, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो DA का मतलब क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब देखो, इस फॉर्मूले को हम किस किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, DW इज इक्वल टू T, और DA को क्या लिखूंगा मैं, A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब एरिया A1 और A2 दोनों क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। वहीं पर इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ,
एज अपने को पता है कि एरिया ऑफ स्फीयर, जैसे कि मॉलिक्यूल जो भी होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल सारे स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अगर रेडियस के टर्म से मुझे इस फॉर्मूले को लिखना पड़े तो मैं ऐसा लिखूंगा dw=t, इन द ब्रैकेट इट विल बी 4πr² माइनस 4πr1²। ठीक है। अब यहाँ पर देखो सिंस आपको 4π कॉमन दिख रहा है तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो dw=t इंटू 4πr2² माइनस r1²। तो ये जो फॉर्मूला आपको मिला ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप तब यूज़ कर सकते हो जब आपको इनिशियल रेडियस और फाइनल रेडियस दोनों गिवन हो। ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपको एक ही रेडियस गिवन हो, यानी कि अगर एक रेडियस गिवन होगा तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ dw=t इंटू 4πr²। बिकॉज उस केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि इनिशियल सरफेस एरिया क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले मैंने बताए, ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब अपने पास इनिशियल और फाइनल एरिया गिवन हो। उसके बाद अगर 2 एरिया गिवन है तो आप r2² माइनस r1² यूज़ करेंगे, अगर सिंगल एरिया गिवन है तो t इंटू 4πr² यूज़ करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है वो ये है कि अगर मान लो आपको सोप बबल दिया है या सोप सॉल्यूशन दिया है, सॉरी, अगर आपको सोप सॉल्यूशन दिया है तो आपको क्या करना है, सिंस सोप सॉल्यूशन में 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेस होते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले में यूज़ करना है 2TdA, यानी ये जो भी फॉर्मूला आपने लिखे हैं ना टॉप 3 फॉर्मूला, दे आर एक्सेप्ट सोप सॉल्यूशन। अगर सोप सॉल्यूशन वर्ड यूज़ नहीं किया है तो आप ये तीनों फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सोप वर्ड कहीं पर दिया है तो फिर आपको क्या करना है, ये जो भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं इन सारे फॉर्मूले के आगे ऐसा 2 2 2 लगा देना है। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए हमें यूज़ करना है, फॉर सोप सॉल्यूशन के लिए, याद रखना है फॉर सोप सॉल्यूशन। तो ये अकेला फॉर्मूला नहीं है, मैंने जितने भी ये 3 फॉर्मूले आपको बताए हैं इन तीनों फॉर्मूले के आगे आपको 2 लगा देना है। रीज़न क्या है कि सोप सॉल्यूशन को 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेस होते हैं तो वहाँ पर उसका जो टोटल एरिया होता है वो 4πr² हो जाता है, मतलब कि 8πr, सॉरी क्या हो जाता है 8πr², जबकि जनरली क्या होता है 4πr²। तो रैदर देन कि आप बीच में फॉर्मूले में कहीं इसको 8π लिखने से अच्छा है कि आप जो भी नॉर्मल फॉर्मूले है उसके आगे आप क्या लगा दो, 2 लगा दो। ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आप एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और बेटर आइडिया आपको आ जाएगा कि फॉर्मूले को कैसे हमें यूटिलाइज करना है। तो इसी में मैं एक और बात आपको बता देता हूँ जो आप याद रखेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे आएंगे कि आपको बोलेगा कि भाई एक ड्रॉप है और एक ड्रॉप से टूट के मान लो कि 8 छोटे छोटे ड्रॉप्स बन गए। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में बताओ कि कितनी सरफेस एनर्जी चेंज हुई या कितना वर्क डन हुआ। तो ऐसे केस का एक रेडीमेड फॉर्मूला दे रहा हूँ, याद रखना है। इसको लिखना है dw=t लिखना है। ठीक है। क्या लिखना है, t इंटू क्या करोगे 4πnr² माइनस कैपिटल R²। अब आप बोलोगे भाई n क्या है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी लिक्विड का जो ड्रॉप है वो बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होता है और जिसका शेप स्फेरिकल इन नेचर होता है उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम। सो इसी डिफरेंस को हम यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है PI माइनस P0, मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R। तो T का मतलब हो गया सरफेस टेंशन और R बेसिकली क्या है, ड्रॉप का रेडियस। क्या है, R ड्रॉप का रेडियस। लेट से मैंने बोला ये मेरे पास कोई ड्रॉप है तो इस ड्रॉप का रेडियस क्या है, R, इसके अंदर का प्रेशर है PI, बाहर का प्रेशर क्या है, P0। ठीक है। तो जो एक्सेस प्रेशर है इस एक्सेस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, PI माइनस P0 कहते हैं। ठीक है। तो अच्छा इसको एक और बात याद रखना है कि इसको एक्सेस प्रेशर भी कहते हैं, इसको कई नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PI माइनस P0 इज ऑल्सो नॉन एज प्रेशर डिफरेंस भी आप कह सकते हो, प्रेशर डिफरेंस, या कई बार ये गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर जो भी आप बोलो इस नाम से भी आता है। ठीक है। तो वो याद रखना है कि इसका मतलब क्या है, एक्सेस प्रेशर है या प्रेशर डिफरेंस है। तो इसको 3 नाम है, तो मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, दैट इज़ एक्सेस प्रेशर। और देखो चाहे प्रेशर कोई भी हो यार उसका यूनिट सेम रहेगा, Nm/m²। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो हमारा एक्सेस प्रेशर है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसमें एक और बात याद रखना है कि फॉर सोप बबल, मान लो कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया है, सोप बबल दे दिया है, तो सोप बबल के केस में जैसे कि मैंने अर्लियर भी बोला था कि 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेस होते हैं, तो फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसा लिखोगे PI माइनस P0 इज इक्वल टू 4T/R। तो
तो याद रखना है कि सोप बबल के केस में 2 एक्स्ट्रा फ्री सरफेसेस आ जाएंगे, तो यह फॉर्मूला बन जाएगा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 4T/R। ठीक है, तो R बेसिकली रेडियस ऑफ द ड्रॉप है, जिसका यूनिट क्या होगा मीटर, और टेंशन का तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, न्यूटन पर मीटर यूनिट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू कैपिलरी राइज और फॉल। इसके बाद अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है दैट इज रिलेटेड टू कैपिलरी राइज और फॉल। जैसे कि हम जानते हैं जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड लेवल में डिप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि या तो उसमें लिक्विड लेवल राइज करेगा या तो लिक्विड लेवल फॉल करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। तो कितना राइज हुआ है या कितना फॉल हुआ है, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है दैट इज H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो जी। तो आप इस फॉर्मूले से ये पता कर सकते हो कि कितना राइज या कितना फॉल हुआ है। यहाँ पर T का मतलब है सरफेस टेंशन, थीटा जो है बेसिकली वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। नॉर्मल कंडीशन में आपको बोलूँ तो बेसिकली जो लिक्विड आपको गिवन जाएगा इधर वो वाटर होगा, केरोसिन होगा या मर्क्यूरी। तो वाटर और केरोसिन के केस में तो आपको याद रखना है कि एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है और मर्क्यूरी के केस में एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। लेकिन वहीं अब अगर आपने प्योर वाटर लिया तो उसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री होता है। आर का मतलब यहाँ पर है रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, तो ये भी याद रखना आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब होती है, राइट, और इसके रेडियस को हमने क्या बोला है, स्मॉल आर। रो का मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बोल दो या मैं लिक्विड बोल देता हूँ, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, और जी का मतलब आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब यहाँ पर देखो आपको कैसे पता चलेगा कि उसमें कैपिलरी राइज हुआ या कैपिलरी फॉल हुआ है। तो देखो अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, क्या मैंने बोला, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आप देखोगे कि उसमें राइज देखने को मिलेगा और एच की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो आप देखोगे उसमें फॉल होगा और एच की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, बिकॉज कॉस लेस देन 90 डिग्री विल गिव अस द पॉजिटिव वैल्यू एंड कॉस मोर देन 90 डिग्री विल गिव अस द नेगेटिव वैल्यू। अब यहाँ पर मान लो कि मैंने 2 कैपिलरी ट्यूब को एक ही कंटेनर में डिप किया, एक ही लिक्विड में डिप किया। तो अगर ऐसा होता है तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि मान लेते हैं कि इफ़ योर टेंशन देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, डेंसिटी एंड जी आर कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हो तभी हो सकते हैं जब आपने एक ही लिक्विड में 2 कैपिलरी ट्यूब को अलग अलग रेडियस के कैपिलरी ट्यूब को डिप किया हो। जैसे एक सिंपल सा मैं डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। मान लो एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है। मैंने एक बहुत पतली सी कैपिलरी ट्यूब को डिप किया और एक मोटी कैपिलरी ट्यूब को डिप किया। अब आप देख सकते हो कि दोनों का रेडियस अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हम देखेंगे कि अगर ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो H विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्या होगा, H इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और ऐसे केस में हमें कंपैरिजन के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा H1R1 इज इक्वल टू H2R2। इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे, बट एंट्रेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इवन जो हमारे PYQs है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, देन अब यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू विस्कोसिटी, जिसमें सबसे पहला है टॉपिक दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जनरली हम ईटा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू F/A dV/dx। इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/A dV/dx। ठीक है, अब यहाँ पर F का मतलब क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी विस्कस फ्लूइड में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा, उसका नाम क्या है, विस्कस फोर्स, राइट। ए क्या है, एरिया, एंड dV यहाँ पर क्या है, स्मॉल वेलोसिटी, और dx क्या है, स्मॉल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर dV/dx को टुगेदर हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये भी याद रखना है, इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं ईटा के यूनिट की बात करूं कि इसका SI यूनिट क्या होगा, तो देखो SI यूनिट ऑफ ईटा इज, तो देखो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। और अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट dV/dx का मैं यूनिट निकालूं तो इसका यूनिट मुझे मिलता है पर सेकेंड मिलता है। क्या मिलता है, पर सेकेंड। तो उस हिसाब से इसका ईटा का टोटल यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
अगर मैं इसी का CGS यूनिट लिखूँ तो एंड CGS यूनिट विल बी इक्वल टू, CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट इज डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो CGS यूनिट होगा डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, SI यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें इंपॉर्टेंटली एक और बात याद रखना है, वो ये है कि इसका एक और दूसरा यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं पॉइस। क्या कहते हैं, पॉइस। और मैं आपको बता दूं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो 10 पॉइस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 पॉइस। ये वैल्यू आप याद रखना। आप चाहिए तो इसे कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो। जैसे न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10⁵ होगा, और फिर मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁴ होगा, और 10⁴ जब ऊपर आएगा तो -4 हो जाएगा। -4 + 5 विल गिव अस 10⁻1, 10⁻1 मतलब 10। तो ये कन्वर्जन वैल्यू है, तो याद रखना, क्योंकि जब भी ईटा की वैल्यू CGS फॉर्म में दी जाएगी तो इन टर्म्स ऑफ पॉइस ही दी जाएगी। ठीक है। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू स्टोक्स लॉ, और याद रखना है कि स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर अ स्फेरिकल शेप ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ से मुझे ये पता चलता है कि मान लो मेरे पास कोई एक कंटेनर और इसमें मैंने क्या रख दिया है, मैंने यहाँ पर एक विस्कस फ्लूइड रख दिया है, और लेट से कि मैंने इसमें जैसे कोई मेटल की स्फेरिकल बॉल डालता हूँ तो आप ये देखोगे कि जब ये v वेलोसिटी से बॉल नीचे की तरफ मूव करेगा तो इस पे क्या लगेगा, विस्कस फोर्स। और वो जो विस्कस फोर्स लगेगा दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी। यहाँ पर ईटा हो जाएगा हमारा मीडियम का विस्कोसिटी। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ दिस मेटल बॉल। तो इसका ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आते हैं और गिवन भी है क्वेश्चन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर दैट इज 6 पाई ईटा आर वी। वहाँ तो अगेन यहाँ पर ईटा का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर का मतलब है रेडियस, वी का मतलब क्या है, वेलोसिटी, और अगेन फोर्स कोई भी टाइप का हो सबका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, नेट कांस्टेंट डाउनवर्ड वेलोसिटी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें हमने क्या भरा है, फ्लूइड भरा हुआ है, और आप देख रहे हो ये जो मेटल की बॉल है ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो हम ये देखेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगी, बिकॉज इसमें लगातार विस्कस फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो इसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है। क्या है, v इज इक्वल टू 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई रो क्या है और सिग्मा क्या है, क्योंकि रो और सिग्मा दोनों ही डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, लेकिन रो का मतलब क्या है और सिग्मा का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो, रो का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, या मैं स्फीयर कह सकता हूँ। ठीक है, ओके। वहीं पर सिग्मा का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या मीडियम बोल दो। ठीक है, तो याद रखना है कि जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी को मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा बोल दूंगा, और ये जो मेटल स्फेरिकल बॉल है इसकी डेंसिटी को रो बोलूँगा। ठीक है, ईटा तो आप जानते हो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, तो रेडियस ऑफ स्फीयर बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें जो आइडियली यहाँ पर आपको ये समझना है कि मान लो कभी कभी वो ऐसा बोलेगा कि वाटर से एयर बबल बाहर निकल रहा है, तो फिर एयर बबल हमारा एज अ स्फीयर काम करेगा और वाटर हमारा मीडियम बन जाएगा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि मान लो ग्लिसरीन रखी है और उसमें आपने मेटल बॉल को डाल दिया, तो मेटल बॉल जो है वो स्फीयर है, ग्लिसरीन मीडियम है, तो ग्लिसरीन की डेंसिटी को सिग्मा लोगे और स्फेरिकल बॉल की डेंसिटी को आप रो लोगे। मतलब कोई भी शेप जिसका स्फेरिकल इन नेचर होगा, राइट, तो उसकी डेंसिटी को आपको रो लेना है। अगेन वेलोसिटी का यूनिट हम जानते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी, तो ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ वी इज़ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है। देन आवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पर हम ये देखते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्लूइड लीविंग फ्रॉम द ट्यूब। तो इसका यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला है दैट इज A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कोई पाइप लेता हूँ, लेट से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है। लेट से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। आप देखोगे यहाँ से जिस स्पीड से फ्लूइड एंटर करेगा वो V1 है, और जिस फ्लूइड से ये बाहर जाएगा दैट इज कॉल्ड V2। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है दैट इज़ गिवन बाई A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब बहुत कम बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्टली एरिया गिवन होगा, V1 V2 दिया होगा एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली वो या तो रेडियस देंगे यहाँ पर या डायमीटर देंगे। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर।
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया आप इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हो, R1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर V2 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि पाई पाई दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसर। और अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर बोला तो आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, D²/4 हो जाएगा। तो फिर आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इज, अच्छा देखो दोनों तरफ से पाई/4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हो D1 का स्क्वायर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर V2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिख दिया। द नेक्स्ट इज बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्पीड ऑफ एफ्लक्स और वेंचुरी ट्यूब। मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो स्पीड ऑफ एफ्लक्स पे होते हैं। जैसे कि आप जानते हो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है। सो बर्नौलीज इक्वेशन हमें क्या कहता है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ स्ट्रीम लाइन। ठीक है, तो इसके तो ऊपर मैंने डेरिवेशन कराया है, तो अगेन आप वन शॉट देखना तो ये आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। तो हमें यहाँ पर इसके एप्लीकेशन देखने हैं। तो एप्लीकेशन के जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहला आता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज V इज इक्वल टू √2GH। स्पीड ऑफ एफ्लक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि मान लो मैंने बोला मेरे पास ये कोई एक टैंक है, ठीक है, और इस टैंक में मैंने यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया और इसमें क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो आप ये देखोगे कि ये जो फ्लूइड भरा है, लेट से मैंने बोला कि h हाइट तक भरा हुआ है, ठीक है। तो जिस स्पीड से यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा दैट स्पीड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू √2GH। अगेन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, हाइट पे, है ना। ज़्यादा हाइट में पानी भरा होगा तो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा स्पीड से पानी बाहर निकलेगा, कम हाइट होगी तो कम स्पीड से पानी बाहर निकलेगा। अब इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो मोस्टली इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और वो आपको h नहीं देंगे, बल्कि आपको बोलेंगे कि इनिशियल प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर इतना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऐसे केस में याद रखना है P1 - P2 इज इक्वल टू h ρg, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेना है। देयरफॉर h विल बी इक्वल टू आपको हो जाएगा P1 - P2 अपॉन ρg। और फिर इस h की वैल्यू को इस फॉर्मूले में यहाँ पर h की जगह पर पुट कर देना है। फिर आप देखोगे g से g कैंसिल हो जाएगा। तो P1 - P2 अलग अलग वैल्यू भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, या दोनों का प्रेशर डिफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वैल्यू को इस तरीके से भी दे सकते हैं, P - P0 इज इक्वल टू h ρg। तो वही बात है कि अगेन आप लिखोगे h इज इक्वल टू P - P0 इज अपॉन ρg, और वापस ये वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देना है, ठीक है। देन एट लास्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्मूला रिलेटेड टू वेंचुरी ट्यूब। देखो वेंचुरी ट्यूब बेसिकली यानी वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम स्पीड ऑफ फ्लो को मेजर कर सकते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है दैट इज V2² - V1² इज इक्वल टू 2GH। ठीक है, क्या है, V2² - V1² इज इक्वल टू 2GH। अब देखो इस फॉर्मूले को अलग तरीके से भी मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे h नहीं दिया तो अगेन आप इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो h फाइंड करने के लिए, अगर वहाँ पर इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर गिवन है तो, ठीक। सो दीज आर द ओवरऑल फॉर्मूलाज फ्रॉम दिस चैप्टर। इन फॉर्मूलेस को आप नोट डाउन करो, देन ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आपको काफ़ी आसानी होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में।